करते हैं। तो पिछले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोटीन्स के बारे में, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं सेल मेम्ब्रेन में कैसे एम्बेडेड हैं और कितने तरह के प्रोटीन्स हैं। तो उसको डिस्कस करने के पीछे मेरा मकसद ये था कि ताकि हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कॉन्सेप्चुअली समझ सकें। और मैंने जो प्रोटीन को डिस्कशन किया था उसमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी डिस्कस किया था कि किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव पैसिव, मैंने सबको कवर करते हुए मतलब डेप्थ में तो नहीं गया, हाईलाइट ही मैंने दिया। उस टॉपिक को मैं फ्यूचर में आगे जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर होगा जिसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन वाला, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे आगे, तो वहाँ हम उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आरएमपी को अच्छे से समझ सके। इसलिए मैंने उन प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया। तो मेरा जो आज का लेक्चर है और आने वाले जितने लेक्चर्स हैं उन सबको देखना है तो सीक्वेंस वाइज देखें, क्योंकि मैं चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आपस में एक दूसरे को लिंक किया जा सके और उन्हें याद ना करना पड़े। तो अभी क्या है कि मैं आज आरएमपी को डिस्कशन करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि कुछ जो बचा हुआ कुछ बेसिक टर्म्स है उसे भी आज मैं क्लियर कर दूँ, तो तब जाके हम लोग आज हो सकता है तो आज आरएमपी के फ्लाइट में बैठेंगे और आरएमपी के अंदर यात्रा भी करेंगे, देखेंगे कैसा किस तरीके का कैसे वो आरएमपी डेवलप करता है मसल के अंदर, नर्व के अंदर, या जितने बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सारे सेल्स के अंदर। तो दोस्तों चलिए थोड़ा आरएमपी पढ़ने से पहले, आरएमपी के अंदर जाने से पहले आरएमपी की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करता हूँ। तो देखिए ये एक सेल है और सेल के अंदर आप जब देखिएगा तो कुछ आयन्स हैं जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, जैसे क्या पोटेशियम जो आयन होता है वो सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। साथ ही साथ फॉस्फेट आयन जो होगा वो सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम आयन सेल के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर के कंपेरिजन में। और सेल के अंदर प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये कुछ हमारे आयन्स हैं जो सेल के अंदर काफ़ी एक्सेस में होता है। इसके जस्ट अगेंस्ट में अगर हम देखें तो बाहर में सोडियम बहुत एक्सेस मात्रा में होता है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर के कंपैरिजन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम बहुत एक्सेस में होता है। उसी तरीके से हम ध्यान दें तो सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड आयन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर। उसी तरीके से कैल्शियम सेल के बाहर काफ़ी ज़्यादा होता है अंदर के कंपैरिजन। और नेगेटिव आयंस में और ध्यान दें तो बाइकार्बोनेट आयन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है सेल के कंपैरिजन बाहर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। उसके अलावा इनके अलावा हमें पता है H+ आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसी तरीके से ग्लूकोज का भी मात्रा सेल के बाहर कॉमनली मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में लगभग सेल के बाहर क्या होता है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है। उसी तरीके से कुछ गैसेस को ध्यान दें तो इंट्रासेलुलर CO2 का मात्रा ज़्यादा होता है बाहर के कंपैरिजन, और बाहर में ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये आपको कुछ आयंस हैं जो केटायंस हैं और एनायंस हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होगा एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर, कौन आयन ज़्यादा होता है कौन आयन कम होता है। तो ध्यान देने वाली बात है क्या कि आयंस में जो केटायंस हैं, ठीक है, और एनायंस हैं सॉरी जो केटायंस है अपना और जो एनायंस है, केटायंस में अगर ध्यान देने वाली बात है क्या कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो केटायंस ज़्यादा होगा, हमने पहले डिस्कस किया क्या, वो कौन है, सोडियम है और कैल्शियम है, ठीक है। और आप H+ को भी ले सकते हैं, वो अलग अलग फिजियोलॉजिकल लिमिट में ये H+ चेंज करता है। आगे देखिए
इंट्रासेलुलर फ्लूइड की अगर बात करें, सेल के अंदर की बात करें, तो केटायन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है K+, साथ ही साथ मैग्नीशियम आयन। देखिए कैल्शियम बाहर ज्यादा होता है, मैग्नीशियम अंदर ज्यादा होता है, सोडियम बाहर ज्यादा होता है, पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एनायन की बात करें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जनरली जो एनायन होगा वो अपना प्रोटीन्स होता है और नेगेटिवली चार्ज। साथ ही साथ ये प्रोटीन्स के अलावा इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ध्यान देने वाली बात है क्या, प्रोटीन्स के अलावा फॉस्फेटायन जो नेगेटिवली चार्ज है ये ज्यादा मात्रा में होता है। और फॉस्फेटायन हो क्यों ना, क्योंकि आपको अंदर पता है एटीपी वगैरह बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेशन होता है, तो फॉस्फेटायन क्या होगा, काफी एक्सेस मात्रा में होगा बाहर के कंपैरिजन इंट्रासेलुलर। उसके अलावा ये दो आपने देखा, इनके अलावा गैसेस की बात करें, गैसेस में अगर बात करें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा होगा, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर प्रेशर की बात करें तो हमें पता है लगभग अंदर में आप ये बोल सकते हैं क्या 45 mmHg करीब क्या होगा, प्रेशर होगा। उसी तरीके से अगर अंदर ध्यान दे, बाहर में अगर आप आर्टेरियल ब्लड की बात करते हो उस एरिया में या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लगभग 19 mmHg से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये करीब 95 mmHg आपके बुक में दिया हुआ है, मान के चलिए। रेस्पिरेशन जब पढ़ाऊंगा मैं वहां डिटेल्स में इसको डिस्कस करूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं जो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल के बाहर कौन सा केटायन ज्यादा है, कौन सा एनायन ज्यादा है। उसी तरीके से सेल के अंदर कौन केटायन ज्यादा है, सेल के बाहर कौन केटायन और एनायन ज्यादा है। इस तरीके से ये आपके जो डिफरेंट आयंस और एनायंस है और साथ ही साथ मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे मेटाबोलाइट्स की बात करें क्या, ग्लूकोज की, तो इनको समझना होगा कौन किधर ज्यादा है, कौन किधर कम है। तो कुछ की वैल्यूज अगर आप याद कर ले तो अच्छा होगा। जैसे ग्लूकोज का वैल्यू याद रहे तो बढ़िया बात है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में ये डाटा आपके बुक में दे रखा है। वैसे तो कुछ बाकी आयंस के बारे में डिटेल्स आपको अगर पता भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना पता होना चाहिए कि कौन सा आयन और कौन सा मतलब केटायन और कौन सा एनायन सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये पता हो काफी है। जैसे बाकी देखिए, आप बाकी जो भी एनायंस है अगर उनका वैल्यू अगर याद नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप अगर ग्लूकोज की वैल्यू याद कर ले तो बेहतर होगा। रीजन ये है क्योंकि ग्लूकोज का वैल्यू आपको बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे वहां पे आपके बुक में मेंशन किया हुआ है। तो चलिए हम ग्लूकोज की वैल्यू को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हमें ग्लूकोज का वैल्यू एक बार देख लेते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट पता ही होगा, मोलर मास कितना आएगा, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का मोलर मास है। जब आप ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे आपके ब्लड के अंदर तो कितना मिलेगा, 70 मिलीग्राम पर डीएल। एक वैल्यू और लिख लीजिए, 100 मिलीग्राम पर डीएल, और एक 125 मिलीग्राम पर डीएल, एक 140 मिलीग्राम पर डीएल, 140 मिलीग्राम पर डीएल, और एक 200 मिलीग्राम पर डीएल। वैसे आप इसको चाहें तो मिली मोलर में लिख सकते हैं, मिली मोलर में, मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं, इसको इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए तो मिली मोलर में आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा लीटर में, तो मोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको करते हैं तो करीब करीब ये जो वैल्यू होगी वो 3.8 मिली मोलर हो जाएगा। ये वैल्यू करीब आएगा 5.5 मिली मोलर हो जाएगा। ये वैल्यू करीब आएगा 6.8 मिली मोलर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी वो करीब आएगी आपकी 7.7 मिली मोलर। आप कुछ गलत होगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा डिवाइड करके, और ये करीब हो जाएगा 11.11 मिली मोलर। आपको जो याद रखना है, आपके बुक में मेंशन है ये वाली वैल्यू, मिली मोलर में वैल्यू मेंशन है, और वो उन्होंने करीब मेंशन किया हुआ है 3.5 से लेकर के कितना 5.5 तक मिली मोलर। मैं वो सारे कंडीशन मेंशन कर दिया हूं जो कि आप याद कर सकते हैं। देखिए 70 से लेकर के 100 मिलीग्राम पर डीएल के बीच में आपका ग्लूकोज लेवल तब होना चाहिए जब आप किस कंडीशन में हो, फास्टिंग कंडीशन में। जब आप किस कंडीशन में हो, फास्टिंग, भूखे हो मोर देन 12 आवर।
ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 70 से लेकर के 100 मिलीग्राम पर डीएल ग्लूकोज का वैल्यू नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू फास्टिंग कंडीशन में 100 से लेकर के 125 मिलीग्राम के करीब इनके बीच में अगर रहता है तो ये आपका प्री डायबिटिक कंडीशन है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताना सही भी होगा। आप एक काम करिए, इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये वैल्यू याद रखिए। आपका जो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होता है वो करीब करीब 3.5 से लेकर के 5.5 मिली मोलर है। अभी क्या है कि आपका डाटा थोड़ा चेंज है और उन्होंने मेंशन किया है क्या 4.5 से लेकर के क्या 5 मिली मोलर के करीब। तो आप ये डाटा याद कीजिए। आपका ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, करीब इतना। आपके लिए काफी है, बस आप ग्लूकोज का वैल्यू इतना याद रखिए। ये जरूरी नहीं है, ये इतना डिटेल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डायबिटिक प्री डायबिटिक ये आपके लिए लेवल में है भी नहीं, छोड़ देते हैं इसको। और फिलहाल के लिए क्या कीजिए, आप ये ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये याद रखिए कितना होता है। बाकी सोडियम पोटेशियम इनको छोड़ देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। अभी धीरे धीरे हम आरएमपी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमने आरएमपी का टिकट नहीं खरीदा है। आरएमपी का टिकट खरीदने से पहले हमें उसकी फुल तैयारी करनी पड़ेगी, पैकिंग करनी पड़ेगी, जिसमें से कुछ पैकिंग हमने पहले कर रखा है। पुराने वीडियोस में हमने पैकिंग किया है कुछ सामान को। अभी क्या है कि कुछ और चीजें बची हुई है जिनको पैक करने की जरूरत है। तब जाके अपने बोरिया बिस्तर को बांधिएगा और तब जाके फ्लाइट पे चढ़िएगा। आरएमपी के फ्लाइट को चढ़ने से पहले कुछ और टॉपिक भी बचे हुए हैं जिनको समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन टॉपिक्स को स्किप करते हैं और डायरेक्ट आरएमपी पे पहुंचते हैं और एक्शन पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं, आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मैं धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद हम आरएमपी के फ्लाइट में आपको चढ़ाएंगे। तो चलिए आगे समझते हैं, बचा हुआ जो इंपॉर्टेंट पैकिंग है उसको कर लेते हैं। देखिए हमने बताया क्या आपको कि ये मान लीजिए एक सेल है, सेल के अंदर ये अपनी पोटेशियम है और ये अपना सोडियम है। सोडियम सेल के बाहर ज्यादा होता है और सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, ठीक है। और नहीं भी याद हो रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि एवोल्यूशन के दौरान जो पहला सेल था वो कहां बना था, ओशन में। और मान लीजिए ये ओपन ओशन है और ओशन में अगर सेल बनेगा तो ओशन एक हाइपर सेलाइन स्टेज है। मतलब क्या हुआ कि सेल ये है और सेल के बाहर क्या है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। कितना होता है, लगभग 3.5% W/V इतना होता है। और आपकी ब्लड की अगर कोई पूछ ले कि ब्लड में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा सोडियम क्लोराइड का, या आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो ब्लड के इक्विवेलेंट तो कितना होगा, तो ब्लड में आपका होगा करीब करीब 0.9% W/V NaCl। ये आपका जब ये सोल्यूशन आप तैयार कीजिएगा तो ब्लड के बराबर आप एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आप ये भी बोल सकते हैं क्या कि आपके बॉडी में आपके ब्लड में NaCl का जो परसेंटेज होता है 0.9% W/V होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं क्या कि पहला लाइफ जो था ओशन में आया था, इसीलिए सोडियम क्लोराइड कहाँ होगा, बाहर होगा, सेल के बाहर होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक चीज को समझते हैं। देखिए अभी क्या है, एक छोटी सी बात को समझा देता हूं। देखिए एक बात समझिए, मैं क्या करता हूं कि माइनस और प्लस क्यू, मैं एक डाइपोल लेता हूं, ठीक है। वैसे मैं डाइपोल और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा हल्का सा आइडिया रखिए। देखिए आपको पता होगा कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को आप अगर कुछ दूरी पे रखेंगे तो उसको आप डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। और डाइपोल के अंदर हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। और एक बात और समझनी पड़ेगी, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आप क्या लिखते हो, माइनस dV/dr, और अपना वेक्टर हो गया r वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या लिख सकता हूँ, माइनस E.dr। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस E.dr cos थीटा। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले जाते हैं, यानी कि उधर ही आपका r हो, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, थीटा 0 डिग्री। मैं थीटा 0 रखता हूं तो cos 0 का वैल्यू 1 आता है, cos
0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ई डी आर। तो ये अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस से नेगेटिव में आया कब, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाते हैं तब। तो नेगेटिव में कब आ सकता है, जब आपका फाइनल पोटेंशियल क्या हो, कम हो इनिशियल पोटेंशियल से। ये प्रूव कर रहा है क्या कि आपकी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने पे क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटेगा। अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दीजिएगा, तभी भी मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन उन बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा बताया ताकि उनको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली लिंक करने में आसानी हो जब मैं आरएमपी समझाऊंगा। देखिए, तो दो बातें हमने समझी कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब आप मूव कीजिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटेगा। मतलब फाइनल पोटेंशियल कम आएगा और इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। तो जब घटाइएगा तो नेगेटिव आएगा। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक काम करता है, ये मान लीजिए आपका ये इनिशियल स्टेज है किसी डाइपोल का, ये इनिशियल स्टेज है। बताइए क्या ये डाइपोल पोलर है कि नहीं, हाँ पोलर है। देखिए एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, दो पोल है इसीलिए पोलर। इनिशियल पोलर स्टेज में अब बताइए, इनिशियल स्टेज से अगर कोई अपने सिर्फ डायरेक्शन को बदल दे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल दे, ये बदलने के लिए क्या करना होगा, चार्जेस को पलट दीजिए, यानी कि इधर कर दीजिए पॉजिटिव और इधर कर दीजिए नेगेटिव। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो इस तरह से अगर आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो इस केस को क्या बोलेंगे, अभी भी पोलर है, देखिए दो पोल है इसीलिए पोलर है, लेकिन अब इसको इनिशियल स्टेज से पोलैरिटी सब कुछ मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, डायरेक्शन बदल गया, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, डीपोलराइज। डीपोलराइज मॉलिक्यूल अभी भी ये डाइपोल क्या है, पोलर ही है, दो पोल है, लेकिन हम बोलेंगे क्या इसे, डीपोलराइज। मतलब डी मतलब क्या, डायरेक्शन में हमने क्या किया, चेंज कर दिया। पोलैरिटी तो है लेकिन पोलैरिटी की डायरेक्शन बदल चुकी है। अगला एक काम करते हैं, डायरेक्शन सब कुछ सेम रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का सब कुछ सेम रखते हैं, बस चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं इनिशियल स्टेज से। इनिशियल स्टेज से अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा दिया माइनस क्यू और इधर क्या रखा प्लस क्यू, प्लस 2 क्यू, तो मैंने चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी किधर है, उसी तरफ है, और डायरेक्शन मूव करने पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अभी भी मैंने सब कुछ डायरेक्शन सेम रखा है, बस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बढ़ाया है। ऐसे कंडीशन में पोलैरिटी है, हाँ पोलैरिटी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पोलैरिटी तो है लेकिन पोलैरिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ गई है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे बताइए, पोलैरिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ गई तो क्या बोलेंगे इसको हम, हाइपर पोलराइज स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, हाइपर पोलराइज स्टेट, हाइपर पोलराइज स्टेट। अब एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड को घटा लेते हैं और डायरेक्शन सेम रखते हैं, यानी कि माइनस Q/2 और प्लस Q/2। देखिए जो नेगेटिव है अभी भी नेगेटिव उसी तरफ है, जो पॉजिटिव है अभी भी उसी तरफ पॉजिटिव है। मैंने किया क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा काम किया, मैग्नीट्यूड को मैंने हटा लिया है। जब मैं मैग्नीट्यूड को बताऊंगा तो क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे ही है, हाँ वैसे ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। अभी भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, खूब बहु है, इनिशियल स्टेज की तरह ही है, बस मैग्नीट्यूड कम कर दिया है। जब मैग्नीट्यूड कम कर दूंगा तो पोलराइज है, अभी भी पोलराइज है लेकिन कम पोलराइज है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, हाइपोपोलराइज स्टेज। हाइपोपोलराइज स्टेट। अभी क्या इसकी पोलैरिटी घट गई है। तो हमने देखा क्या कि कोई भी डाइपोल या कोई भी ऐसा दो पोलर वाला कंडीशन अपने इनिशियल स्टेज से डायरेक्शन को बदल ले तो उसको बोलेंगे क्या, डीपोलराइज। अपने मैग्नीट्यूड को कम कर दे तो उसको बोलेंगे हाइपोपोलराइज, और डायरेक्शन सेम रखें और उल्टा कर दे तो क्या बोलेंगे, डीपोलराइज, और मैग्नीट्यूड को बढ़ा ले तो क्या बोलेंगे, हाइपरपोलराइज, लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्या है, सेम है। तो ये तीन कंडीशन समझा। एक और काम करते हैं, एक चीज और देखते हैं। अब देखिए क्या करता हूं मैं, इनिशियल स्टेज में रखता हूं सेल को, सेल बोल रहा हूं ठीक है, अभी डाइपोल को ही समझते हैं, बाद में सेल पे अप्लाई करना है। इनिशियल स्टेज में रखता हूं, इनिशियल स्टेट में मेरा ये डाइपोल है माइनस क्यू और इधर क्या है प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये रहा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन में मूव करने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो पोटेंशियल घटेगी। ये मेरा इनिशियल स्टेट है। अब क्या करता हूं मैं, इसकी पोलैरिटी बदल देता हूं। चलिए इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देता हूं, प्लस क्यू और इधर क्या रहता है माइनस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया, पॉजिटिव से नेगेटिव।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया और उस डायरेक्शन में मूव करने पे टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटेगी। तो मैंने पोलैरिटी बदल दिया इनिशियल स्टेट से, इसको बोलेंगे क्या, सबको पता है, बताइए, डीपोलराइज स्टेट, इसको बोलेंगे डीपोलराइज स्टेट। अब एक काम करता हूं, इस डीपोलराइज स्टेट से वापस इस स्टेट में आता हूं। ध्यान रहे, डीपोलराइज से जब आप इनिशियल स्टेज को अचीव करिएगा तो उसे रीपोलराइज बोलेंगे, मतलब अपनी पोलैरिटी शुरुआत वाली वापस प्राप्त करना, रीपोलराइज। यानी कि मैं क्या बोलूं, माइनस क्यू से क्या कर दिया मैंने, प्लस क्यू। ठीक है, अब फिर से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले की तरह हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सब कुछ सेम है और डेल्टा भी उधर जाने पे क्या होगा, घटेगा। यानी कि मैंने इनिशियल स्टेट को प्राप्त किया, लेकिन कहां से प्राप्त किया, डीपोलराइज स्टेट से मैंने वापस इनिशियल स्टेट को अचीव किया, इसीलिए बोलेंगे रीपोलराइज। मैंने दोबारा से इनिशियल स्टेज को हासिल किया, इसे बोलेंगे क्या, रीपोलराइज, इसे बोलेंगे हम रीपोलराइज। एक काम करते हैं, सेम रहने देते हैं, जैसे डीपोलराइज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो वैसे ही रहने देते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब डीपोलराइज स्टेट में रहने देते हैं, बस मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं डीपोलराइज का, यानी कि प्लस 2q और यहाँ पे क्या कर दे, माइनस 2q। तो देखिए, ध्यान दीजिए, क्या ये इनिशियल स्टेट में है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनिशियल स्टेट में तो माइनस इधर है, लेकिन यहाँ तो बस प्लस है, इसका मतलब इसका उल्टा है, मतलब डीपोलराइज स्टेट है। लेकिन डीपोलराइज स्टेट में तो प्लस q था, यहाँ 2q है, मतलब डीपोलराइज में हमने मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, यानी कि है तो डीपोलराइज स्टेट लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, हाइपर डीपोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट। एक काम करते हैं, कहानी सेम रखते हैं, डीपोलराइज स्टेट, बस मैग्नीट्यूड घटा देते हैं, इसको क्या बोले, माइनस q/2 और इधर क्या रखें, प्लस q/2, सॉरी प्लस q/2 और माइनस q/2। देखिए अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसकी तरह मैच कर रहा है, डीपोलराइज स्टेट की तरह। ये देखिए अभी भी किसकी तरह है, डीपोलराइज स्टेट की तरह, बस मैग्नीट्यूड घट गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीट्यूड कम हो गई है, लेकिन है किस स्टेट में, डीपोलराइज स्टेट में, क्या बोलेंगे इसको, हाइपो, मैग्नीट्यूड घट गई है, हाइपो डीपोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट। तो इस तरीके से हमने टोटल 7 कंडीशन देखा, टोटल 7 कंडीशन को हमने समझा। देखिए पहले हमने देखा क्या, इनिशियल स्टेट जो पोलराइज स्टेट था वहां से हम लोग डिफरेंट स्टेज में जा सकते हैं, देख लेते हैं, समझे। पहले हमने क्या बोला, इनिशियल पोलराइज स्टेट, अपना हम लोग इनिशियल पोलराइज स्टेट से कहां जा सकते हैं, पहला डीपोलराइज स्टेट में, दूसरा इनिशियल स्टेट से क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड कम कर दे तो हाइपो पोलराइज स्टेट में, नहीं तो मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, सेम चीज रखें डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइज। एक और काम कर सकते हैं, ये जो डीपोलराइज स्टेट है इससे हम अगर वापस इनिशियल स्टेट में जाए तो क्या बोलेंगे इसको, रीपोलराइज स्टेट। और डीपोलराइज स्टेट में ही रहे लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइज स्टेट। और मैग्नीट्यूड कम हो जाए तो सेम रहे डीपोलराइज स्टेट में और मैग्नीट्यूड कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, हाइपो पोलराइज स्टेट। ध्यान रहे बात, हाइपर डीपोलराइज स्टेट और हाइपो डीपोलराइज स्टेट। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कंडीशन में हम लोग आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि कोई भी डाइपोल हो, उन डाइपोल को उनके मैग्नीट्यूड को चेंज करके उनको अलग अलग कंडीशन में लाया जा सकता है, उनके डायरेक्शन को चेंज करके उनको अलग अलग कंडीशन में लाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने दो अपोजिट चार्जेस को इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और कुछ डिस्टेंस पे रखा हो तो उनके डिफरेंट कंडीशंस को अचीव किया जा सकता है। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, सेल पे, जब हम पढ़ेंगे क्या, RMP। तो मैंने ये सारे कंडीशन को आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। अभी क्या है कि RMP की तरफ धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ पैक्स हमने बैग की कुछ पैकिंग हमने कर रखी है, थोड़ी सी बची हुई है, ताकि हम आगे अच्छे से पैक कर सकें और फ्लाइट को चढ़ सकें। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी पैकिंग और बची है, क्यों ना उसको भी कर लिया जाए और अगली बार फ्लाइट पकड़ लेंगे सीधे RMP का। तो क्या किया जाए दोस्तों, कर लिया जाए पैकिंग, ओके।
चलिए देखते हैं, करते हैं पैकिंग। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा आरएनपी को जस्ट समझने से पहले। तो वो क्या है कॉन्सेप्ट अपना, देखिए आयंस की मोबिलिटी। कोई आयन, ध्यान रखें, कोई एक आयन है, ध्यान रखें। मान लीजिए मैं एक आयन लेता हूँ सोडियम। हम देखते क्या है कि सोडियम इधर से इधर जाएगा कि दो बातों पे डिपेंड करेगी। पहला चीज कि इधर और इधर के बीच में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब समझिए बात को। मान लीजिए इधर बाहर की तरफ, ये मान लीजिए ये बाहर है और ये मान लीजिए सेल है या कोई सिस्टम है। इस तरफ सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए 15 मिलीमोलर पर लीटर, और बाहर मान लीजिए कितना 150 मिलीमोलर पर लीटर है। तो अंदर में सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान देने वाली बात है, क्या कम है और बाहर में क्या है ज्यादा है। तो क्या सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है। कितना का है भाई? लगभग करीब कितना, डेल्टा सी। ध्यान दें तो कॉन्सेंट्रेशन अंतर कितना आ रहा है 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या 135 मिली मोलर पर लीटर। घबराना नहीं है, यहाँ पे इक्विवेलेंट और मोलैरिटी में मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और सोल्यूशन कवर करूंगा, वहां पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं क्या, मिली मोलर पर लीटर। तो ध्यान देने वाले, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट मौजूद है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। पहला फोर्स क्या है इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, डेल्टा सी। पहला फोर्स क्या है इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, डेल्टा सी। और दूसरा मैं बोलूं क्या कि सेल के अंदर, माना कि सोडियम अंदर में है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेल के अंदर मान लीजिए, या फिर किसी सिस्टम में नेगेटिव चार्ज हो। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे टोटल इसको सब सॉल्व करके भी ये पॉजिटिव आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर में और बहुत सारे एनायन होंगे। तो मैं मान लूं क्या, मान लीजिए -5 मिली वोल्ट। मान लीजिए यहाँ पे जो आपका वोल्टेज डिफरेंस है इस मेम्ब्रेन और इसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कितना है -5 मिली वोल्ट है। मतलब कि बाहर से और अंदर के बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में जो पोटेंशियल में अंतर कितना है -5 मिली वोल्ट का अंतर है। ध्यान रहे अंदर में ये बोल सकते हैं क्या कि अगर बाहर में x है तो अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, x - 15, मतलब बाहर से 15 कम होगा। अगर मैं बोलूं बाहर में 30 है, तो बाहर में 30 है तो अंदर में कितना दिखेगा, 30 में से 15 कम होगा, यानी कि अंदर में 15 होगा। समझिए बात को। तो ये जो हमने लिखा है -5 मिली वोल्ट, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और किधर मैंने बताया, अंदर की तरफ में मूव किया हूं, तो ये अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ध्यान देने वाली बात है क्या कि सोडियम को अंदर की तरफ ले जाने वाले दो फोर्सेस हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, और दूसरा पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अंदर की तरफ लेकर के आएगा। तो दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चार्ज के मूवमेंट के लिए, किसी भी आयंस के, या फिर किसी भी आयंस के मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। पहला कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये दोनों अगर मौजूद हैं तो दो आयंस मूव कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है क्या कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर इनका डायरेक्शन एक तरफ होगा, एक डायरेक्शन में होगा, डेल्टा सी और डेल्टा बी, तो उस आयन की मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, और जो मजबूत होगा उधर मूव होगा। अगर इस केस में देखें तो डायरेक्शन ऑफ मोबिलिटी किधर होगी आयंस की, डेल्टा सी की तरफ, क्योंकि डेल्टा सी फोर्स जो है काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, डेल्टा सी की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगा, इधर, इस केस में डेल्टा सी की तरफ। अगर मैं बोलूँ क्या, ये डेल्टा बी है और ये क्या अपना डेल्टा, ठीक है, ये मैं बोलूँ क्या डेल्टा बी है और ये क्या अपना डेल्टा सी है। इस बार डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर होगा, इस बार डेल्टा बी डिसाइड कर रहा है कि आयन किधर मूव करेगा, डेल्टा सी डिसाइड कर रहा है, यानी कि इस बार डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डेल्टा भी डिसाइड कर रहा है, डेल्टा भी की तरफ होगा। यानी कि किसी भी आयन के मूवमेंट के लिए दो इंपॉर्टेंट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दो इंपॉर्टेंट फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी आयन के मूवमेंट के लिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, माना कि सारे कंडीशन फेवरेबल हो आयन के मूवमेंट के लिए,
लेकिन मैं बोलूँ कि ये जो मेम्ब्रेन है खुद परमिएबल ही ना हो, ये मेम्ब्रेन खुद परमिएबल ही ना हो। माना कि आयन के मूवमेंट के लिए पूरा कंडीशन फेवरेबल है, ठीक है। मान लीजिए इस केस में सोडियम के लिए ग्रेडियंट किधर मौजूद है, अंदर की तरफ, यानी किधर मूव कर रहा है, डेल्टा सी किधर है इसका, अंदर की तरफ, यानी कि बाहर ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, अंदर कम है, तो डेल्टा सी किधर मूव, डेल्टा सी जो ग्रेडियंट डेवलप कर रहा है वो किधर मूव कर रहा है, फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है। अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, वो भी अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर में कौन सा चार्जेस मैंने मेंशन कर रखा है, -5 मिली वोल्ट, ये भी इसको पुल किधर कर रहा है, अपनी तरफ, ठीक है। तो डेल्टा वी का भी डायरेक्शन किधर है, इसी तरफ। यानी कि इस केसेस में देखें, ध्यान से देखें तो सोडियम के मूवमेंट के लिए डेल्टा सी का डायरेक्शन भी उधर ही है और डेल्टा वी का डायरेक्शन भी उधर ही है, लेकिन मैं बोलूं कि मेम्ब्रेन परमिएबल ही ना हो। अगर मेम्ब्रेन परमिएबल हो, अगर साथ में परमिएबिलिटी ऐड हो जाए, परमिएबिलिटी भी ऐड हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आयन इजीली मूव कर जाएगा, आयन इजीली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। आयन क्या होगा, मोबाइल होगा, आयन मूव करेगा। अगर आप सारे फेवरेबल कंडीशन दे दो और परमिएबिलिटी ही ना दो, अगर मेम्ब्रेन के क्रॉस परमिएबल ही ना हो, तो आयंस की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यहां से हमने समझा क्या कि किसी भी आयन के मूवमेंट के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा, 3 इंपॉर्टेंट रोल है, 3 फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। किसी भी आयन के मूवमेंट के लिए, किसी भी आयन के मूवमेंट के लिए 3 इंपॉर्टेंट रोल है। पहला डेल्टा सी, दूसरा डेल्टा भी और तीसरा परमिएबिलिटी। अगर ये तीनों साथ दें तो आयंस इजीली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है क्या, यानी कि मोबिलिटी को ड्राइविंग फोर्स कौन कौन है, ये देखिए मोबिलिटी के ड्राइविंग फोर्स, ये देखिए इसमें कौन जा रहा है भाई, आयन जा रहा है, और ये आयन मोबाइल होगा कि नहीं, इसके डायरेक्शन किसके लिए, इसको ड्राइव करके कौन ले जा रहा है, हमारे 2 हैवी ड्राइवर। एक कौन है भाई, एक अपना डेल्टा सी गाड़ी चला रहा है, और दूसरा ये स्टीयरिंग समझिए, और दूसरा स्टीयरिंग पे कौन बैठा हुआ है, डेल्टा वी, और अपने आयंस को ढो के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरे ये क्या हो भाई, तुम गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैवी ड्राइवर। अच्छा जी, बिहार में एंट्री हो गई क्या, रोड खराब है। अरे ना भाई, अब बिहार को बदनाम ना करो, रोड बन गया। अच्छा, मतलब आप एक ऐसे जगह पे फंस गए हो क्या जहाँ पे रोड ही क्या है, बहुत ऊपर नीचे है, गड्ढे हैं रोड में। मतलब क्या, परमिएबिलिटी, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, परमिएबिलिटी को। अच्छा जी, कहने का मतलब ये हुआ क्या कि अगर आपके दोनों हाईवे ड्राइवर ले जाने के लिए तैयार तो हैं, सारे कंडीशन फेवरेबल तो हैं, और रोड खराब हो, यानी कि परमिएबिलिटी ही ना हो, तो ऐसे कंडीशन में उस आयन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सारे कंडीशन फेवरेबल होने के बावजूद भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मूवमेंट के लिए रोड कैसा होना चाहिए भाई, प्लेन, यानी कि परमिएबिलिटी होना जरूरी है, ठीक है। और परमिएबिलिटी के लिए मैंने तो ही समझाया था पिछले लेक्चर को, जिसमें मैंने लीकी चैनल्स, मैकेनिकल चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, और साथ ही साथ क्या दोस्तों, बोलिए, लाइगेंड गेटेड चैनल्स। मैंने इतने चैनल्स आपको एक्सप्लेन क्यों किए थे, ताकि आयंस की मोबिलिटी डिसाइड हो सके। मैं चीजों को अब आने वाले समय में जोड़ने वाला हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को मैं जोड़ने वाला हूँ, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए, ताकि आपके लिए बहुत इजी, मजेदार और बड़ी आसान हो जाए टॉपिक। कॉम्प्लिकेशन को हम लोग जो आगे जो टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होगा, उस कॉम्प्लिकेटेड को बिल्कुल ही क्या, कॉम्प्लिकेशन को बिल्कुल क्या करने वाले हैं, इंटरवीन करके हम लोग ठीक करने वाले हैं। एज अ डॉक्टर हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, ये सारे दवा हमें पता हो, इन दवा को सही तरीके से डायग्नोस करके दे देंगे, और यही दवा है आरएमपी का। ये सारे जो है आरएमपी, बीमारी को ठीक करने का, ये जो मैंने दवा समझाया है, इस दवा को आपको समझना पड़ेगा काम कैसे करता है, और इसको अप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं, चलिए देखा जाए। देखिए एक चीज समझिए, मान लीजिए ये सोडियम है, बाहर है, सेल के बाहर है, या किसी सिस्टम में है सोडियम है। यहाँ पे मान लीजिए ये 150 मिली मोलर पर लीटर है, और मान लीजिए अंदर में कितना है, 50 मिली मोलर पर लीटर है, और ये अपना क्या है, सोडियम अंदर में है। एक काम करते हैं, हम देखें तो डेल्टा सी फेवरेबल है,
हाँ जी बिल्कुल फेवरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ अंदर में मान लीजिए कुछ हल्का नेगेटिव चार्जेस भी है, मान लीजिए -5 मिली वोल्ट है, तो डेल्टा वी भी फेवरेबल है, दोनों फेवरेबल है, लेकिन कुछ ही समय के लिए फेवरेबल है। क्यों भाई, जरा देखिए, क्योंकि जैसे जैसे ये सोडियम अंदर जाएगा वैसे वैसे ये नेगेटिव चार्जेस क्या होने लगेंगे, खत्म, और नेगेटिव चार्जेस के अंदर में क्या बनने लगेंगे, पॉजिटिव चार्जेस, और वो पॉजिटिव चार्जेस इस सोडियम को उल्टा क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल। यानी कि समय बीतती जाएगी और सोडियम की एंट्री होती जाएगी, तो शुरू में जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये डेल्टा सी किसके डायरेक्शन में है, डेल्टा सी तो अंदर की तरफ है और डेल्टा वी भी अंदर की तरफ है, लेकिन कुछ समय के बाद अंदर में पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर घुसता जाएगा और पॉजिटिव होता जाएगा, और डेल्टा भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा भी मजबूत होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि डेल्टा सी डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा, डेल्टा सी और डेल्टा वी बराबर हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस, अब सोडियम आयन की मूवमेंट बंद हो जाएगी, और इस स्टेट को बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब क्या हुआ कि सोडियम इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लिया, कोई भी आयन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लिया। ये बात कैसे पता चलेगी कि कितना वोल्टेज अंदर होने के बाद किसी भी आयन का मूवमेंट बंद हो जाएगा। यानी कि ये जो डेल्टा वी आप निकालिएगा, ये वो डेल्टा वी होगा जिस डेल्टा वी पर जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होगा, जिस पे अब किसी भी आयन की मूवमेंट बंद हो जाएगी। और इसको निकाला कैसे जा सकता है, नर्न्स इक्वेशन। इसको निकाल कैसे सकते हैं, नर्न्स इक्वेशन से। वही इसको मैं अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब। बस थोड़ा सा नर्न्स इक्वेशन का हल्का सा एप्लीकेशन यहाँ पे समझते हैं। किसी बच्चे को ना समझ में आए कोई बात नहीं, मैं इसके बिना एप्लीकेशन के भी समझा दूंगा, पर उनके लिए है जो थोड़ा समझना चाहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हमें पता है नर्न्स इक्वेशन बराबर क्या लिखते हो, E बराबर E नॉट माइनस बोलो 2.303 RT अपॉन NF log QC। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये क्वेश्चन के बारे में मैं समझाना नहीं चाहता हूँ। इक्विलिब्रियम इसको समझाने के लिए मैं जाऊंगा केमिकल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तब वहां डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। एक काम करते हैं, आयन की मूवमेंट जब बंद हो जाएगी तो ये जो फाइनल पोटेंशियल है क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलना ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जब ये मूवमेंट कर रहा था, जब ये मूव कर रहा था, ये उस दौरान का, अब मूवमेंट करना बंद कर दिया तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये तो मूव ही नहीं कर रहा है। अगले केसेस में जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होगा, यहाँ पे QC के क्या लिखना पड़ेगा, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि अब मूवमेंट क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, तो यहाँ पे K लिखना पड़ेगा। अब E नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान दे, इसको सब सॉल्व कर दे, अपने बॉडी टेम्परेचर पे अप्लाई करते हैं, कितना डिग्री, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब सब कुछ इक्वेट करते हैं, R का वैल्यू कितना 8.314, ठीक है 8.314, वही जूल कितना, PV बराबर क्या होता है nRT, इसको क्या लिखेंगे, R का वैल्यू जूल, बोलिए पर मोल पर केल्विन, R का वैल्यू कितना आ जाएगा 8.314। तो यहाँ पे सब कुछ इक्वेट करने के बाद 37 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद जब आप इक्वेट करेंगे, क्योंकि मैं 37 इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन कितनी होती है, बोलिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा +61, वो भी किसमें है, मिली +60। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है +61, ठीक है। और इसको क्या लिख रहे हैं, लॉग क्या केसी, तो केसी को क्या बोलो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं क्या करता हूँ, आउटसाइड द कॉन्सेंट्रेशन C आउटसाइड अपॉन क्या लिख रहे हैं, C इनसाइड लिखना पड़ेगा ना, QC बराबर क्या लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम बराबर। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम और इनसाइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। तो इसको अप्लाई कर ले, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है, रख दे कितना 150, इधर क्या रख दे 15, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये log 10 और इसके वैल्यू हो जाएगा 1, तो 61 मिली वोल्ट। E नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा 61 मिली वोल्ट। ये किसके लिए है भाई, सोडियम के लिए। यानी कि सोडियम जैसे ही 61 मिली वोल्ट अचीव कर लेगा, अब मूवमेंट बंद। यानी कि सोडियम हमेशा तब जाके रुकता है, सोडियम की मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन तब रुकती है जब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप कर जाए, 61 मिली वोल्ट।
जैसे ही 61 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, आयन सोडियम आयन की मूवमेंट बंद हो जाती है। किस कंडीशन में? जब आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो 150 और अंदर बाहर अंदर कितना हो 15। यानी कि ये चेंज किया जा सकता है, ये चेंज किया जा सकता है। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके। कैसे? टेम्परेचर को चेंज करके। इसीलिए आपकी बॉडी की टेम्परेचर बदलेगी तो ये जो आपका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है अलग अलग आयन का, वो बदल जाएगा। बॉडी की टेम्परेचर बदलेगी तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो है वो चेंज कर जाएगा आयन का। बॉडी में इन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बदलेंगे तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं सोडियम को कैलकुलेट करता हूं, तो जब मैं सोडियम का कैलकुलेट करता हूं तो सोडियम के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना आता है भाई? E नॉट ऑफ K प्लस कितना आता है? -85 मिली वोल्ट। यानी कि सोडियम मूवमेंट करना तब बंद करता है जब उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होते हैं? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ना या नॉन्स पोटेंशियल -85 मिली वोल्ट। यानी कि जब तक से ये इतना पोटेंशियल अचीव नहीं करेगा तब तक से पोटेशियम आयन की मूवमेंट बंद नहीं होगी। यानी कि चाहते हैं क्या कि पोटेशियम आयन अपनी मूवमेंट बंद कर दे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो आपको कितना अचीव करना पड़ेगा सेल के अंदर? -85 मिली वोल्ट। चाहते हैं कि सोडियम अपना मूवमेंट बंद कर दें तो कितना अचीव करना पड़ेगा सेल के अंदर? +61 मिली वोल्ट। तो सेल के अंदर +61 मिली वोल्ट अचीव होते ही सोडियम अपने मूवमेंट बंद कर देगा। सेल के अंदर नेगेटिव में -85 मिली वोल्ट अचीव करने के बाद पोटेशियम अपने मूवमेंट बंद कर देगा। ये था इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। सारे ये दो आयन के सारे आयन का आप निकाल सकते हैं, अंदर और बाहर का उनका कॉन्सेंट्रेशन पता हो और टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो क्लोराइड का भी निकाल सकते हैं, बाइकार्बोनेट का, सबका निकाल, कैल्शियम का, हर आयन का आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जरूरत किसकी है? सिर्फ इन दो की। तो समझ गए बात को? जरा इसको अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। देखिए अप्लाई करते हैं कैसे। पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा जब हम इनका एप्लीकेशन ना समझें, जब हम इनके एप्लीकेशन को ना समझें। देखिए जरा ध्यान से देखिए, -85 मिली वोल्ट है, ठीक है, -70 मिली वोल्ट है। ध्यान देने वाली बात है। अगला -55 मिली वोल्ट है, आगे +31 मिली वोल्ट है, आगे +61 मिली वोल्ट है, आगे +70 मिली वोल्ट है, और एक और ले लेते हैं -90 मिली वोल्ट है। अब चलिए देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। सेल के अंदर अभी कितना पोटेंशियल दिख रहा है? -85 मिली वोल्ट। तो आपसे कोई पूछे कि पोटेशियम की मूवमेंट पॉसिबल है सेल के अंदर? बताइए पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अरे नहीं पॉसिबल है मेरे दोस्तों, वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोला, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ध्यान देने वाली बात है। देखिए मैंने पहले ही बोला क्या कि पोटेशियम की अंदर मूवमेंट कब बंद हो जाएगी? क्योंकि मैंने पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल निकाला था, वो -85 मिली वोल्ट था। अब सेल के अंदर ऑलरेडी -85 मिली वोल्ट है, तो क्या पोटेशियम की मूवमेंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि पोटेशियम अंदर में ज्यादा है, तो अंदर से बाहर इसकी मूवमेंट अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अब मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। कारण सिंपल सा, क्योंकि ऑलरेडी सेल के अंदर पोटेंशियल कितना है भाई? -85 मिली वोल्ट। सेल का पोटेंशियल खुद ही -85 मिली वोल्ट है, और पोटेशियम भी चाहता क्या है कि -85 मिली वोल्ट में अचीव कर लूं, तो ऑलरेडी वो अचीव है। क्यों मूव करेगा? मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इस केस में हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है। तब तक से पॉसिबल है जब तक से पोटेशियम इस सेल के अंदर के पोटेंशियल को कितना ना कर दे? -85 मिली वोल्ट। यानी कि पोटेशियम तब तक से बाहर जाएगा, पोटेशियम तब तक से बाहर जाएगा जब तक से ये -70 से कितना ना पहुंच जाए? -85 मिली वोल्ट। यानी कि इस केस में पोटेशियम की मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं कि इस केस में पोटेशियम की मूवमेंट पॉसिबल क्यों है? क्योंकि पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है -85 मिली वोल्ट, और यहाँ पे -70 है। इसका मतलब कि पोटेशियम बाहर जाकर के और अंदर नेगेटिव क्रिएट करेगा, और कहाँ पहुंच जाएगा? -85 मिली वोल्ट पर अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को अचीव कर लेगा, और सेल को भी उतना ही बना देगा। तो हमने समझा क्या कि यहाँ पॉसिबल तो है, लेकिन मैं कंडीशन क्या बोलूँ कि पोटेशियम के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल ही नहीं है। अगर ये मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है
और सारा फेवरेबल कंडीशन है मूवमेंट के लिए, तो पॉसिबल है क्या? फेवरेबल होने के बावजूद भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है। लेकिन मैं बोलूं मेम्ब्रेन परमिएबल है और इस कंडीशन में पॉसिबल है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। देख लीजिए -70 से -85 इसको अचीव करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना होता है इसका? -85। जरा यहाँ देखते हैं, क्या यहाँ पोटेशियम का मूवमेंट पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, पहले से और ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि अब जो है इसको कहाँ लाना है? ये तब रुकेगा जब अपनी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को अचीव करेगा। पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल -85 मिलीवोल्ट होता है, तो आराम से पोटेशियम तब तक से बाहर मूव करता जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब तक से अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को अचीव ना कर ले। अपने आयन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को जैसे ही अचीव करेगा कहानी खत्म, अब मूवमेंट रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन मेम्ब्रेन परमिएबल होना चाहिए, कंडीशन है ये। सारा फेवरेबल हो और मेम्ब्रेन ही ना परमिएबल तो पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में ध्यान देने वाली बात है। प्लस 31 मिलीवोल्ट है, क्या यहाँ पॉसिबल है क्या पोटेशियम का मूवमेंट? हाँ पॉसिबल है, यहाँ तो और ज्यादा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाहर जाएगा तब तक से जब तक से कितना में अचीव कर ले यहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल -85 मिलीवोल्ट, और उसके लिए सेल से बाहर जैसे जैसे पोटेशियम जाएगा अंदर नेगेटिव छोड़ता जाएगा और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा और कितना अचीव कर लेगा? -85 मिलीवोल्ट। यानी कि यहाँ पे पोटेशियम का मूवमेंट पॉसिबल है बशर्ते कि मेम्ब्रेन परमिएबल होना चाहिए। यानी कि आपके जो हैवी ड्राइवर हैं, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो फोर्स है वो एक ऐसे सरफेस पे चले जो चिकना हो। पता चला कि ऊबड़ खाबड़ बोले तो क्या इस तरीके से अपना रोड हो तो क्या हो? पॉसिबल नहीं है मूवमेंट। यानी कि सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होना चाहिए तब पॉसिबल है। अगला यहाँ पे +61 से पोटेशियम का मूवमेंट पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल, और ज्यादा पॉसिबल है। और इतना मूवमेंट होगा तब तक से मूवमेंट होगा जब तक से अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पर अचीव ना कर ले, और कितना? -85 मिलीवोल्ट, और मूवमेंट पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ मूवमेंट पॉसिबल है क्या? यहाँ और भी ज्यादा पॉसिबल है। तब तक से मूवमेंट पॉसिबल है पोटेशियम का जब तक से अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को अचीव ना कर ले, और सेल को भी कहाँ ले जाने की कोशिश करेगा? अपने पोटेंशियल पर इनको कर देगा। ठीक है, बशर्ते कि मेम्ब्रेन परमिएबल हो। बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूँ आप लोगों को। अगला, क्या यहाँ पे पोटेशियम का मूवमेंट पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। कैसे? अब बताइए, बाहर जाएगा तो अंदर में क्या होगा? और माइनस, तो -90 से और कितना चला जाएगा बताइए? -90 से आपको कहाँ पे पहुंचाना है? -85। बोलिए, आपको पहुंचाना है -85 पर, यानी कि आपको पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ ले जाना है। और अब ये पोटेशियम बाहर निकलेगा तो उल्टा क्या हो जाएगा? और नेगेटिव आएगा, तो पता चलेगा क्या हो जाएगा ये? बोलिए, ये -95, -100 और माइनस में चला जाएगा। 85 की तरफ पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ -85 लाने के लिए अंदर से बाहर नहीं, इस बार बाहर से अंदर की तरफ पोटेशियम का मूवमेंट होगा। जैसे ही ये बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और -90 को किधर मूव करने शुरू कर देगा? 85 की तरफ। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बदल चुका है। देखिए ना, -90 से आपको -85 आना है, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बदल चुका है यहाँ पे। यानी कि इस बार पोटेशियम का मूवमेंट कहाँ होगा? बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, बशर्ते कि मेम्ब्रेन क्या हो? परमिएबल हो। देखिए, प्लस कितना है अपना ये? प्लस मान लीजिए 61, और ये कितना हो गया? +31। ये कितना हो गया यहाँ पे? -85। ये कितना हो गया अपना? -70। ये कितना हो जाए अपना? -55। ये कितना हो जाए यहाँ पे? बोलिए, +70। जरा बताइए, सोडियम का मूवमेंट पॉसिबल है क्या यहाँ पे? सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना था? पॉइंट में, सॉरी, +61 मिलीवोल्ट। कितना था? +61 मिलीवोल्ट। इतना पोटेंशियल होने पर सोडियम मूवमेंट करना बंद कर देता है, और ऑलरेडी सिस्टम में +61 मिलीवोल्ट है। इसका मतलब यहाँ पे सोडियम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखते हैं, क्या यहाँ पॉसिबल है क्या? हाँ, यहाँ पॉसिबल है। यानी कि सेल का मूवमेंट पॉसिबल है। कितना तक? तब तक से मूवमेंट होगा जब तक से 61 मिलीवोल्ट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अचीव ना कर ले। और 61 अचीव करने के लिए सोडियम को कहाँ जाना पड़ेगा?
हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंदर, और यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा और 31 से कहाँ चला जाएगा 61 मिलीवोल्ट। और इतना अचीव होने के बाद अपना 31 से 61 मिलीवोल्ट अचीव होते ही सोडियम का मूवमेंट बंद हो जाएगा, सोडियम का मूवमेंट बंद हो जाएगा। अगली बार देखें, लेकिन बशर्ते मेम्ब्रेन परमिएबल हो। अगर मेम्ब्रेन परमिएबल भी ना हो तो सारे कंडीशन फेवरेबल होने के बावजूद भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अगली बार, क्या सोडियम का मूवमेंट यहाँ पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। देखिए -85 से कहाँ अचीव करना है इसको? सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल +61 है, और ज्यादा पॉसिबल है, और ज्यादा सोडियम जाएगा, और ज्यादा सोडियम जाएगा, और जैसे जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा और माइनस से किसके तरफ जाएगा? प्लस के तरफ, और 61 मिलीवोल्ट होते ही सोडियम की मूवमेंट बंद हो जाएगी, बशर्ते कि मेम्ब्रेन परमिएबल हो, वरना सारे फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन ध्यान रखो, यहाँ पे पॉसिबल है क्या मूवमेंट सोडियम का? यहाँ भी पॉसिबल है, बशर्ते कि मेम्ब्रेन क्या हो? परमिएबल हो। यहाँ पॉसिबल है क्या? हाँ यहाँ पे पॉसिबल है, बशर्ते कि मेम्ब्रेन परमिएबल हो। क्या यहाँ पॉसिबल है क्या? यहाँ भी पॉसिबल है। लेकिन देखते हैं, सोडियम अंदर से कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। जब जाएगा तो 70 कहाँ जाएगा? 71, 72, 73। लेकिन इसको अचीव कितना करना है? 61। इसका मतलब कि गलत जा रहे हो। इस बार सोडियम की मूवमेंट की डायरेक्शन बदल गई है, क्योंकि इसको 70 से कहाँ अचीव करना है? इसकी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल 61 मिलीवोल्ट। ये तभी पॉसिबल है जब सोडियम की मूवमेंट अब कहाँ हो भाई? बाहर की तरफ, ताकि जैसे ही मूव करेगा सोडियम बाहर तो यहाँ पे एक नेगेटिव छोड़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा नेगेटिव छोड़ते छोड़ते ये प्लस माइनस घटता जाएगा और 61 मिलीवोल्ट पर आ जाएगा। ध्यान रहे, इस बार सोडियम की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बदल चुकी है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट को समझाया कि कोई भी आयन को मूव करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो टोटल 3 हैं। पहला उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, और तीसरा परमिएबिलिटी। सब कुछ रहे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी रहे, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी रहे, लेकिन आपका परमिएबिलिटी ही ना हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों हमने समझा क्या कि किस तरीके से किसी आयन को मोबाइल करने के लिए, आयन की मोबिलिटी के लिए हमारे जो हैवी ड्राइवर हैं, कौन है भाई साहब? पहला हैवी ड्राइवर कौन था अपना? पहला हैवी ड्राइवर था अपना पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा कौन था? पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और थर्ड वन, ये दोनों रहे तब भी कोई फायदा नहीं होगा अगर परमिएबिलिटी ना हो। जब तक से ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके आयंस के साथ ना अटैच हो जाए, उन पे मुहर ना लग जाए, तब तक से आयन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक हमने समझा क्या कि कैसे कोई आयन मूव करता है और उनके लिए मूवमेंट के लिए उनकी ड्राइविंग फोर्सेस क्या हैं। वैसे भी आजकल क्या है, गदर मूवी आ ही रही है, 15 अगस्त को, शायद डेट भी शिफ्ट हो गया। तो जिस तरीके से सनी पाजी क्या है, हैवी ड्राइवर थे, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हमारे आयंस के लिए हैवी ड्राइवर हमारे 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, जिनमें एक फैक्टर उसकी परमिएबिलिटी है। इस बात को ध्यान रखिए। अभी तक मैंने सारी पैकिंग कर ली है। अब नेक्स्ट जो हमारा हमारे जो फ्लाइट पकड़ने का समय आ चुका है। अब हम लोग सारे पैकिंग कर चुके हैं, बैग वैग अच्छे से पैक कर लिया है, एयरपोर्ट पे जा चुके हैं, टिकट कटा लिया है हमने। अब फ्लाइट के अंदर बैठना है और फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला है। तो बहुत जल्द हम लोग क्या करने वाले हैं, आरएमपी के अंदर बैठेंगे और सेल के अंदर जाके मजे करेंगे। तो ये जो मजा होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ध्यान रहे, मेरे पुराने वीडियोस बिना देखे हुए एक भी वीडियो को कोई देखने की कोशिश करेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल डगमगा जाएगा। इन सारे चीजों को मैं एक साथ जोड़ करके आरएमपी में देखिए बहुत मजे से आपको एंजॉय कराऊंगा। जब हम एक्सप्लोर करेंगे नर्व को और किसी भी मसल फाइबर के अंदर जाएंगे तो वहाँ बहुत आराम से आपको एकदम लगेगा क्या चुटकी का खेल, एकदम धमाकेदार एंजॉय करते हुए आप चीजों को समझ जाओगे। कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैंने बारीकी से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को टुकड़ों में मैंने समझाया है और इन सभी चीजों का मैं एप्लीकेशन वहां पे कराऊंगा। तो दोस्तों मेरे पुराने वीडियोस देखें, शुरू से देखें, स्केलेटल वाला मसल से स्टार्ट करें और अब तक से सारे देखें, क्योंकि मैं भाई आरएमपी एक्शन पोटेंशियल को समझा के फिर वापस मसल से लिंक कर दूंगा ताकि चीजें कॉन्सेप्चुअल हो। मैं टॉपिक वाइज नहीं, मैं अभी टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान रहे, मेरे पुराने वीडियोस देखें तभी मेरा वीडियो देखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरएमपी में ट्रेवल करेंगे, आरएमपी का फ्लाइट पकड़ लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से एंजॉय करिएगा, बाय।